हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नॉन हिंदी जो कक्षा 8 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 50 तक का सवाल आज बताएंगे। आपको बताना है आपका कितना में से कितना सही हुआ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 में कहता है कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। जमीन पर क्या उतर लाने को कहते हैं। ए स्वर्ग, बी अमरत्व, सी झरना या डी नहर। यानी कवि जो कहता है कि वो क्या करता है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो क्या स्वर्ग को लाने की बात कर रही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 2। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डॉट डॉट, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो नई के बाद डॉट डॉट क्या होगा। ए उमर, बी उमंग, सी तरंग या डी स्वराज्य। यानी 2 नंबर का जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका उमर हो जाएगा, नई उमर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। तो हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो क्या होगा 3 पैसे में खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 4। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। ए सबीना, बी हामिदा, डी अमीना, सी अमीना या डी सबनम। उसका जो दादी का नाम था वो क्या था, अमीना थी। क्या थी, अमीना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 4 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, ठीक। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। ए सिपाही, बी गुजरिया, सी चिमटा या डी खंजरी। यानी सम्मी जो खरीदे थे वो क्या खरीदे थे, वो खरीदा था क्या, खंजरी खरीदा था। यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ए हौसले की उड़ान, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी ईदगाह या डी ठेस। तो ये जो है ईदगाह कहानी के पात्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। ए नदी, बी सड़क, सी गुफा या डी महल। कर्मवीर जो है पहाड़ों को काट कर क्या बना देते हैं, तो सड़क बना देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखते हैं सवाल नंबर 8। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। ए नदी, बी समुद्र, सी पसीना या डी आंसू। यानी कवि जो बोलता है कि सैकड़ों मरुभूमि से हम बहा देंगे, तो क्या बहा देंगे, नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, गौर से देखिए। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक का है, मतलब कौन सा शीर्षक मतलब आपके पाठ में है उसका कविता है, मतलब पंक्ति है। ए बिहारी के दोहे, बी कर्मवीर, सी बच्चे की दुआ या डी पीपल। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति है कर्मवीर से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखते हैं सवाल नंबर 10। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। ए 1, 2, बी 2, सी 3 या डी 4। तो बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे वो कितने थे, 1 थे। क्या थे, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ए 50 से ऊपर, सी 60 से ऊपर या बी 60 से ऊपर या सी 70 से ऊपर या डी 80 से ऊपर। यानी बाल गोविंद का जो उम्र थे वो कितने थे, तो 60 से ऊपर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं, मतलब उसके जो लेखक हैं वो कौन है। ए प्रेमचंद्र, बी हरिऔध, सी बेढ़व बनारसी या डी राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी इसका जो सही लेखक है आपको इसका नाम बताना है। यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो आप ये काम कीजिए कि आपका कितना सही, मतलब कितना सवाल सही आंसर दे पाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और लास्ट में ये बताइएगा कि आप कितना में से कितना बना पाए, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है, गौर से देखिए। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ए मुजफ्फरपुर, बी नागपुर, सी छोटा नागपुर या डी सिंह भूमि। याद रखिए आपके जो किताब में है छोटा नागपुर का जिक्र है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, छोटा नागपुर, और है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है। ए 10 मील, बी 20 मील, सी 27 मील या डी
30 मील। तो रांची से जो वहाँ की दूरी है हुंडरू का झरना का, तो क्या हो जाएगा 27 मील, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखते हैं सवाल नंबर 15। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल ए कहाँ पे है आपको बताना है। ए लातेहार में, बी हजीराबाग में, या सी लोहरदग्गा में, या डी धनबाद में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा है क्या एक और तो क्या है आपका झरना कहाँ पे है, रांची में है, और दूसरी तरफ जो उसका जो बगीचा है यानी जंगल है वो किस ओर है ना। तो ये जो है आपका हजीराबाग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। ए चुराने के लिए, बी बजाने के लिए, या सी बातचीत करने के लोभ से, या डी तंग करने के लिए। यानी गोपियों ने जो कृष्ण की मुरली छिपाई थी ये क्यों छिपाई थी आपको बताना है। तो बातचीत करने के लोभ से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कहता है, गौर से देखिए, 17 में। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं। ए नल के जल से, बी गंगा जल से, सी निर्मल जल से, या डी शुद्ध जल से। यानी कबीर जो तुलना किए वो किससे किए, आपका नल के जल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18 में क्या कहता है, गौर से देखिए। 18 में आपको बताना है ना। देखिए 18 में कहता है, जप माला छपे तिलक सरे ना एक कामो, मन काचे नाचे विरथा साचे राचे रामो, उपयुक्त दोहा किस कवि के हैं। मतलब इसके जो लेखक हैं उसका कवि का नाम कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, ए कबीर, बी रहीम, सी बिहारी, या डी हरिऔध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिहारी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 19 में क्या कहता है। ठीक है, 19 में आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है। ए शांति, बी मालती, सी आरती, या डी मानू। देखिए आपके जो ठेस वाला कहानी था उसमें क्या थी, छोटी बेटी का नाम क्या था, मानू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानू, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 20। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, या सी पंचानंद चौधरी के नौकर को, या डी पंचानंद चौधरी के मुंशी को। मतलब ये जो बेपानी कर दिया था वो किसको कर दिया था, तो पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ये ठेस में, बी बाल गोविंद भगत में, सी विक्रमशिला में, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मिथिलांचल का लोक संस्कृति का जो प्रभावी वर्णन है इनमें से किस में है, आपको ऑप्शन बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये जो है आपका ठेस कहानी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 22। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मानू दीदी, या डी मजली भाभी। यानी मोहर वाली छाप की जो दाम था वो किसने देने लगा आपको, ये आपको बताना है इस कहानी में, यानी ठेस की कहानी में। ये जो देने लगे थे मानू दीदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब वो ट्रेन पे पहुंचे थे तब उन्होंने देने लगा था। तो चलिए समझते हैं 23 में क्या कहता है। अक्ष त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर, या बी संयुक्त व्यंजन, या सी संयुक्त पद, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं 24 नंबर में क्या कहता है। चिड़िया शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। चिड़िया जो शब्द है आपको बताना है ये किस प्रकार का शब्द है। तो ये हमारा देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या कहता है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या डी समास। तो ये संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 का। देखते हैं 26 में क्या कहता है। मैं आप ही चला जाऊंगा में आप कौन सा सर्वनाम है। में आप कौन सा सर्वनाम है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, या डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। 26 का हो जाएगा निजवाचक, क्योंकि खुद है, खुद के बारे में जब जिक्र हो तो वो निज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 27 में क्या कहता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। ए कर्म, बी
संप्रदान, सी अपादान या डी अधिकरण। आपको बताना है ये किसका चिन्ह है 27 नंबर में। तो ये जो है अपादान का चिन्ह है ना, किसका? अपादान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 28। राष्ट्र का विशेषण होता है ए राजकीय, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्रीय या डी राष्ट्र। देखिए ये जो हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 29 में क्या कहता है, गौर से देखिए। मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है? ए आसन्न भूत, बी सामान्य भविष्यत या सी संदिग्ध वर्तमान या डी संदिग्ध भूत। आपको मैंने देखा होगा, होगा गागेगी है, तो याद रखिए ये हमेशा क्या हो जाएगा? भविष्यत में होगा। किस में हो जाएगा? आपका भविष्यत में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है 29 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदिग्ध है। ठीक है, देखा होगा, कंफर्म नहीं है कि देखे कि नहीं, मतलब भूत में हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संदिग्ध है मतलब कंफर्म नहीं है। 30 नंबर में देखते हैं, जाति शब्द का लिंग निर्णय करें। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग या सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जाति क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है? मुसीबत होना, बी अवसरवादी होना, सी अत्यंत प्रिय होना या डी आफत गले में पड़ना। है ना, बोला नाक का बाल होना, इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या कहता है। जैसी करनी वैसी ... ए तरनी, बी भरनी, सी मरनी या डी करनी। तो देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 32 का बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33 में क्या कहता है, गौर से देखिए। ठीक है, इस कविता के रचयिता कौन है ना? इस जैसे यहाँ पे कविता के रचयिता जो है वो कौन है? जैसे यहाँ पे कविता का नाम लिखने भूल गए हैं, जैसे कबीर, बिहारी, शंकर, शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, है ना। यहाँ पे जो कविता है, कविता के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यहाँ पे कविता का नाम देने भूल गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये झांसी की रानी, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी बच्चे की दुआ या डी कर्मवीर। तो ये हमारा क्या है? दूर दुनिया से मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये हमारा क्या है? बच्चे की दुआ से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। ठीक है, तो चलिए सी होगा इसका राइट आंसर, सॉरी। 35 में देखते हैं, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? ये जो कहा गया वाक्य, ये किसने कहा? आपको बताना है 35 नंबर का आंसर, है ना। तो अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या औरंगजेब ने? तो ये कहा था किसने? अशोक ने। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ना ही चाणक्य अकबर के बारे में आपके पाठ में कुछ है, ना चाणक्य के बारे में कुछ पाठ है, ना ही औरंगजेब के बारे में कुछ पाठ है। आपके हिंदी में इसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं किसके बारे में है? अशोक के बारे में। तो हमें बोला गया होगा, तो जो भी बोला होगा किसके बारे में? अशोक के बारे में। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अशोक। ठीक है, सी नहीं, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं 36 में, कलिंग संबंधित है ए रानी लक्ष्मीबाई से, बी पद्मा से, सी अशोक से या डी इनमें से किसी नहीं। देखिए कलिंग का जो राजा था, मतलब वो क्या थे? वो राजा की बेटी थी, वो पद्मा थी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी पद्मा, है ना। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 37 में क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? मतलब ये जो गद्य है वो कौन सी विधा है? ए रेखा चित्र, बी कहानी, सी एकांकी या डी नाटक। वो जो लिखा गया वो कौन सा विधा है? तो ये एकांकी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 38 में क्या कहता है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? ए पहाड़ के नीचे, बी नदी के किनारे, सी मैदान में या डी झरना के पास। यानी ये जो सैनिक के उमड़ पड़ी थी वो कहाँ पे पड़ी थी? मैदान में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 39 में क्या करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता। ए जो दूसरों के पास है, जो उसके पास मौजूद है, या सी जो पड़ोसी के पास है, या डी जो भाई के पास है। देखिए
आनंद उठा नहीं पाएगा किसका, खुद का, किसका, वो खुद का उठा नहीं पाएगा, यानी क्या होगा, जो उसके पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 40 में क्या कहता है। क्या कहता है, वकील साहब ए ईर्ष्यालु है, बी परोपकारी है, सी उदासीन है, या डी राजनीतिज्ञ है। देखिए आपका जो पाठ में है ईर्ष्यालु के बारे में बताया गया है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं क्या हो जाएगा, ये ईर्ष्यालु है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखते हैं सवाल नंबर 41, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचिता कौन है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद्र, या सी आचार्य शिवपूजन सहाय, या डी वंशीधर श्रीवास्तव। यानी ईर्ष्या का जो है वो जो अध्याय है, मतलब उसका जो शीर्षक है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। इसका जो लेखक है आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं 42 में क्या कहता है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। ए सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, बी दुख हो जाता है, सी व्याकुल हो जाता है, या डी खुश हो जाता है। मतलब जब ईर्ष्या होता है उसके, तो उसके मन में क्या होता है ये बताना है। तो इसके सामने सूर्य उसे मध्यमा सा दिखने लगता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 42 में क्या कहता है, यानी सॉरी 42 तो हो गया आपका। 43 में क्या कहता है, मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति उद्धृत है, मतलब ये जो लिखने वाले हैं कौन है, कबीर के पद से, पीपल से, या कर्मवीर से, या फिर डी बिहारी के दोहे से। यहाँ पे ये जो बोलने वाले हैं वो कबीर साहब हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 44 में क्या कहता है, गौर से देखिए। कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं। ए सद्गुण भक्ति धारा, बी निर्गुण भक्ति धारा, या सी दोनों, या डी इसमें से कोई नहीं। देखिए ये जो थे वो किस धारा के कवि थे आपको बताना है 44 में। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं 45 में क्या कहता है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। ए गौतम बुद्ध, बी अतिश दीपांकर, या सी महावीर, या डी हरिभद्र। याद रखिए तिब्बत में जो प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, वो किसने किया था आपको बताना है तिब्बत में। तो ये जो है अमित दीपांकर है। हालांकि अगर बोला जाए बौद्ध धर्म का जनक कौन सा है तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिश दीपांकर, यानी क्या हो जाएगा, दीपांकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो 46 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। देखते हैं 47 में, नामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। ए आर्यभट्ट, बी अतिश दीपांकर, या सी धर्मपाल, या डी आचार्य शांति रक्षित। यानी इसका जो ये नामा वाला संप्रदाय है, इसका जो शुरुआत किया था वो किसने किया था आपको बताना है। तो ये इसका क्या, अतिश दीपांकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 48 में क्या कहता है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए। ए भजन, बी डायरी, या सी गीत, या डी कहानी। देखिए अगर प्रत्येक दिन लिखना चाहिए तो उसे डायरी लिखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 49 में क्या कहता है, तो चान किसकी कहानी है। ये भारतीय लड़की की, बी जापानी लड़की की, सी नेपाली लड़की की, या डी ब्रिटिश लड़की की। तो चान किसकी कहानी है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा क्या, जापानी लड़की की कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई। ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी रामवृक्ष वेनीपुरी, या सी संकलित, या डी कामना प्रसाद सिंह काम। यानी ये जो लिखने वाले थे वो कौन थे आपको बताना है। तो ये थे क्या, संकलित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1 से लेकर 50 तक का सवाल समाप्त कर दिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।